डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। शायद मेरी इन कहानियों में आप ये नाम नहीं सुनते होंगे, लेकिन ये मेरा असली नाम है, यानी कि इस चैनल को चलाने वाला, वो जो आपके सामने कहानियाँ लेकर आता है। अपने किरदार के नाम बदल बदल कर ये कहानियाँ आप तक आती हैं, लेकिन ये कहानी अब मेरी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कहानियाँ मैं सिर्फ आपको सुनाता ही नहीं, सिर्फ लिखता ही नहीं, मैं इन कहानियों को जीता हूँ। आपके लिए ये साधारण कहानियाँ होंगी जो कोई और भी आपके सामने ला सकता है, लेकिन मेरी इन कहानियों में जो आपको आभास होता है असली होने का, वो दर्द जो मैं सहता हूँ मेरी आवाज़ में आप सुन सकते हैं। मैं जीता हूँ इन कहानियों को। और अगर मेरे इस चैनल के आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे मेरी इन कहानियों की शुरुआत कैसे हुई। एक ऐसी किताब जो मुझे गिफ्ट मिली थी। मुझे किसी ने ये किताब भेजी थी और इस किताब के पन्नों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मैं जानता नहीं था इस किताब को क्या करूं, लेकिन उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं एक ऐसी पुरानी सी किताब को फेंक पाता। खाली पन्ने हैं, कुछ लिख लूँगा, ये सोचकर मैंने उस किताब को रखा था। और जब उस किताब पर मैंने पेन रखा था, मैं किताब के अंदर चला गया था, एक जिंदगी जीने के लिए, एक कहानी जीने के लिए। और जब उस कहानी को जीकर मैं उस किताब से बाहर निकला, वो पन्नों पर एक कहानी छपी हुई थी। उसी कहानी को मैं YouTube पर लेकर आया और धीरे धीरे हर रोज़ मैं ये काम करता रहा। कहानियाँ अपने आप पन्नों पर छपती और मिट जाती, लेकिन मैं उस कहानी को जीता, हर चीज़ होती और बाद में मैं उस कहानी को लिख नहीं चुका होता। मेरे हाथ से वो कहानी लिखवाई जाती। मैं जीता उस किताब के अंदर, लेकिन कहानी अपने आप मेरे बाहर आने से पहले लिख दी जाती और मैं वो कहानियाँ आप तक लाता जा रहा था। 2 से 2.5 साल, हर रोज़ नई कहानी, हर रोज़ नई कहानी। आप सबको वो कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी, इसीलिए मैंने नया चैनल भी बनाया। मैं इतनी ज़्यादा कहानियाँ संभाल नहीं पा रहा था। मेरे लिए ये रोमांच भी था और दिल दहलाने वाली ये कहानियाँ मैं जीता था, इसलिए मुझे वो आभास भी जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन वहाँ बार बार मरकर मैं फिर से जिंदा हो जाता। वो जैसे मेरे लिए असली ज़िंदगी नहीं थी। मेरे किरदार के नाम अलग होते, मैं किसी अलग शरीर में पहुँच जाता। मेरे दिमाग में वो यादें जो उस शरीर की हैं वो भी पहुँच जाती, जैसे मैं उसी इंसान का रूप बन जाता। और इस तरह जब मैं बाहर आता, वो कहानियाँ आपको सुनाता और आपको वो कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, उस किताब में एक काला पन्ना था। मैंने जब काले पन्ने पर कुछ लिखने की कोशिश की थी, एक आदमी की आवाज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। ये एक काली दुनिया थी जहाँ एक आवाज़ आती। उसे बहुत ज़्यादा जानकारी थी दुनिया की, हर चीज़ की जानकारी वो रखता था। और समय के साथ मुझे पता चला वो भविष्य का मैं था। मैं ही भविष्य से अपने लिए संदेश भेज रहा था और इस तरह मैं आखिरी बार उससे कुछ बात कर पाया और उसके बाद दोबारा मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी। 2.5 साल हो चुके थे कहानियाँ बनाते बनाते। आप सबकी कमेंट्स आया करती, आप सबकी ढेर सारी ईमेल आती, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते, लेकिन मैं वो जवाब दे नहीं सकता था। हर रोज़ ऐसी नई कहानियाँ जो कोई और राइटर सोच ना सके, मैं कहाँ से ले आता हूँ। राइटिंग करने में भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं वो राइटिंग करके, वो आवाज़ के साथ, वो एहसास के साथ हर रोज़ आपके लिए एक कहानी कैसे ले आता था। इसी के साथ मैं सिर्फ एक ही चैनल नहीं चलाता था,
कई और चैनल जिनके बारे में शायद आप जानते तक नहीं होंगे। आपको 3 या 4 चैनल का पता होगा, लेकिन और भी बहुत सारे चैनल थे जो आपको भविष्य में पता चलेंगे। उससे अब थोड़ा सा दूर निकलते हैं। मैं ऐसा कैसे कर पाता था, ये जवाब मैं देना नहीं चाहता था। कई बड़े बड़े न्यूज़ एजेंट्स जो मुझसे बात करना चाहते थे, जो मुझे ईमेल करते जा रहे थे, वो जानना चाहते थे मैं कहाँ पर रहता हूँ। इन ईमेल्स की लाइन लग गई थी। कई यूट्यूबर्स और कई असली न्यूज़ एजेंसीज वो मुझे ईमेल पर ईमेल करती जा रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर कभी किसी को मिल ही नहीं पाता था। मैं शेयर नहीं करता था, मैं उनसे बात करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि असलियत को कोई भी मानेगा नहीं, वो इसे झूठ समझेंगे और मैं भी चाहता था वो सब इसे झूठ ही समझे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, 2.5 साल तक ये सब चला था। आप जानना चाहेंगे उसके बाद 10 से 15 दिन तक मैं कोई कहानी लेकर क्यों नहीं आ पाया था? मैं इतना बीमार कैसे हो गया था? आज मैं इसी की कहानी आपको बताना चाहूँगा। वो शुक्रवार की शाम थी। कलम को लेकर मैं तैयार हो गया था उस किताब पर लिखने के लिए। मैं नई जिंदगी जीना चाहता था। मुझे जैसे आदत हो गई थी, परिवार वालों से विदा लेकर रात को सोने से पहले मैं हर बार हर किसी की आंख में देखा करता। मैं जानता था हो सकता है मैं वहां फंस जाऊं और दोबारा उस किताब से निकल ना पाऊं, लेकिन फिर भी उस रोमांच को जीना अलग ही आभास देता है। नई जिंदगी जीने की तरह उस शाम भी कलम को लेकर मैं उस किताब में जैसे पहला अक्षर लिखने ही वाला था। आंखों के सामने हर बार की तरह अंधेरा आया था। मुझे खुशी हुई थी, मैं चल पड़ा हूँ नई कहानी लिखने, नई कहानी जीने। भयानक से भूत होंगे, भयानक शैतान होंगे, नया किरदार होगा। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, कलम मेरे हाथ में थी, किताब मेरे सामने, कोई कहानी उस पर नहीं लिखी हुई थी। उसके बाद मैं पन्ने पलटने लगा, लेकिन मैं अब भी उसी कमरे में था। इसी कमरे में मैं कहानियां बनाता हूँ। इसी में मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है। सब चीजें मैं इस कमरे में रखकर हर दिन इसी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी एक कमरे तक सीमित है और मेरे परिवार वाले कहते हैं तुम घूमने कहीं पर क्यों नहीं जाते? मैं हर किसी से कहता हूँ मैं हर जगह घूम चुका हूँ, हर देश देख चुका हूँ। यकीन कीजिए, सिर्फ एक कमरे में बैठकर मैं दुनिया देख चुका हूँ। मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? लेकिन मैं बस उस कलम को लिए दोबारा उस कमरे में बैठा था। मुझे दुख सा हुआ था, आज कोई कहानी नहीं मिलेगी। हर रोज मुझे एक कहानी मिलती है उस किताब से, लेकिन आज कोई भी कहानी उस किताब ने दी ही नहीं थी। हाथ में कलम, मैंने दोबारा उस सफ़ेद पन्ने पर कुछ लिखने की कोशिश की। आंखें बंद की मैंने, एक झटका सा महसूस हुआ फिर से मुझे। आंखें मैंने खोली थी और मैं फिर से उसी जगह पर था। कैसे हो सकता है? क्या आज कोई कहानी नहीं आएगी? क्या इस किताब ने कहानियां बनानी बंद कर दी हैं? मैं परेशान सा हो गया था। मैं उस किताब के काले पन्ने पर जाकर भी सवाल जवाब करना चाहता था। उस काले पन्ने पर कलम रखने के बाद मैं उस काली दुनिया में गया। सवाल पर सवाल करता रहा, जवाब मुझे नहीं मिला था। मैं सोचने लगा था शायद ये अंत है, शायद इसके बाद मुझे कोई कहानी नहीं मिलने वाली। मैंने फिर से उस काले पन्ने से बाहर आने की हिम्मत की और वो किताब मेरे सामने। तीसरी कोशिश करता हूँ ना, हो सकता है इस किताब से कहानी आज नहीं बन पा रही हो। फिर से मैंने उस कलम को सफ़ेद पन्ने पर रखा था ताकि नई जिंदगी जीकर आऊँगा मैं, लेकिन फिर से वो झटका, लेकिन कोई कहानी नहीं लिखी गई। मैं साधारण उस कुर्सी पर बैठा था। मैं निराश सा हो गया था। मुझे लगा शायद अब वो कहानियाँ मैं जी नहीं पाऊँगा। मुझे अब साधारण तौर पर कहानियाँ बनानी होंगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया थे। शायद उस किताब ने मुझे भी इतना बड़ा राइटर बना ही दिया था अपने आप। मेरे अंदर कोई कला नहीं थी। वो कला पैदाइशी नहीं थी, वो कला पनपी थी। जिस तरह छोटा सा बीज बड़े से वृक्ष को बना देता है, मेरे अंदर भी वो राइटर अपने आप बन गया था। मैंने एक अलग किताब पर एक नई कहानी लिखने के बारे में सोचा। मैं लिखता गया। जब मैं लिखना शुरू हुआ वो रात के 8 बजे का वक्त था।
सुबह तक मैं 10 मिनट की कहानी भी सही से लिख नहीं पाया था। तब मैं जान गया था एक दिन में इतनी बड़ी कहानी लिखी नहीं जा सकती। अब अगला दिन था। मैं इंतज़ार कर रहा था रात होने का। मुझे यकीन था पहली रात तो चलो मुझे वो कहानी मिल नहीं पाई, आज तो वो कहानी मिल ही पाएगी। दर्शक देखना चाहेंगे नई कहानी। इस चैनल पर वो नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आते हैं, मेरी आवाज़ में मेरी जी हुई कहानियाँ। फिर से रात के 8 बजे मैं कलम लेकर उसी जगह बैठा था। दोबारा लिखना चाहता था एक नई कहानी। उस किताब पर मैंने कलम रखी। वो सफ़ेद पन्ने पर अचानक आंखें बंद हुई और एक झटका लगा। मैं अपने कमरे में दोबारा था। लगभग 36 घंटे हो गए थे मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैं कहानी लिखे बिना बाहर नहीं निकलने वाला। क्या करूं अब मैं? कहानियां आनी बंद हो गई हैं। ये किताब अब मुझे जवाब नहीं देती। ये किताब अब मुझे वो जिंदगी जीने नहीं देती। मुझे साधारण तौर पर अब कहानियां लिखनी होंगी। मैं डर सा गया था, लेकिन तभी मुझे एक और अजीब सी चीज़ का एहसास हुआ। मैं 36 घंटे से अपने इस कमरे में था। मेरी बात पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन तक नहीं किया। मैं कहीं नहीं गया। खाना भी मैंने 36 घंटे से खाया नहीं था। मेरे परिवार वाले ने भी नहीं पूछा। कैसे हो सकता है? मैं तो इन कहानियों में गड़ चुका था, लेकिन कोई ना कोई तो आना चाहिए था ना। उस समय मैं अपने कमरे से बाहर निकला था, बाहर जानने के लिए। रात के वक्त ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं अपनी इस भूख को उस किताब के अंदर भी मिटा पाता था। यकीन कीजिए, मैं एक ऐसी दुनिया में जाता था जहां भूख भी कुछ कर नहीं पाती थी। वहां मिटाई हुई भूख असल में मेरा पेट भर देती थी, लेकिन अब असल में बहुत ज़्यादा भूखा था। सबसे पहले तो खाने का सामान फ्रिज में ढूंढने लगा और आवाज़ लगा रहा था परिवार वालों को। किसी ने मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं खाना खाना चाहता था। सबसे पहले जो भी चीज़ फ्रिज में पड़ी थी मैं एक एक करके खाने लगा। मेरा पेट बहुत सारी चीज़ें मांग रहा था। साधारण जिंदगी जी थी मैंने 36 घंटों से, और खाना खाकर जब मेरा पेट भर गया मैं किसी से बात करना चाहता था। मेरे मन में गुब्बार था। अब मैं अपनी ये बात किसी से शेयर करना चाहता था। अब मैं उन पन्नों में, उस किताब में जाकर किसी से बात नहीं कर सकता था। मुझे साधारण इंसान से ही बात करनी थी, लेकिन कोई मिला ही नहीं। मेरा पूरा घर खाली था। हर कमरे में मैंने देखा था, मुझे कोई नहीं दिखा था। हर कमरे में खंगालने के बाद मुझे लगा वक्त तो रात का ही तो हुआ है, 8 बजे। बाजार चलता हूँ, कोई ना कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा। वैसे मैं दोस्तों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। कोई शायद मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया करते थे। मैं काफ़ी फेमस हो गया था अपने शहर में। लोग मुझे पहचानने लगे थे, लेकिन मैं खुद ही अब उनसे मुंह मोड़ लेता था। मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। कभी कभी जब मेरे पास समय होता मैं उनके पास जाता और बात करता। उस दिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते। आज भी मैं वही चीज़ करना चाहता था, लेकिन आज की रात अलग थी। मैं जैसे ही रोड पर पहुंचा, हमारे शहर में चाहे आप आधी रात को चले जाएं, रोड कभी खाली नहीं होता। कोई ना कोई तो निकलता ही है। आज वो सड़क इतनी खाली थी कि छोटी सी सुई गिरने की आवाज़ तक आपको सुनाई दे देती। बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। हर तरफ शांति। कई दुकानें खुली थीं, कई गाड़ियां वहीं पर खड़ी थी। सामने एक मोटरसाइकिल जो स्टार्ट थी उसमें चाबी लगी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान मौजूद ही नहीं। चलते चलते मैं बाजार की तरफ बढ़ा था। रात के वक्त बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन बाजार बिल्कुल खुला तो था, इंसान कोई मौजूद नहीं। एक एक करके मैं अलग अलग दुकानों को देखता रहा था। मैं किसी से बात करना चाहता था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। मैं अपने किसी दोस्त से बात करना चाहता था। आखिर यहाँ क्या हुआ? हर कोई यहाँ नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया था। मेरे दोस्त ने फ़ोन उठाया। वो भी मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था। मैंने कहा, मैं बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ मुझे कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं उसी गोलगप्पे वाली रेहड़ी के पास ही खड़ा हूँ। उसका जवाब भी हैरान करने वाला था। अबे वो सामने वाले मंदिर के पास ही तो मैं खड़ा हूँ, तुझे नज़र नहीं आ रहा?
सामने मंदिर की तरफ देखा था मैंने, वहां कोई मौजूद नहीं था, कोई इंसान था ही नहीं। क्या सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूं जिसके लिए शहर बंद हो जाएगा। ये क्या हुआ? वो मुझे फोन पर कहता रहा, अब आ तो गया मैं गोलगप्पे वाली रेहड़ी के पास, तू कहाँ है? यहाँ भीड़ लगी पड़ी है लेकिन तू नजर नहीं आ रहा। मैं इधर उधर देख रहा था और मेरी टांगें कांपने लगी थी। क्या हुआ है? वो तो कह रहा है। तभी मैंने उससे कहा, बात करवा उस गोलगप्पे वाले से। उसने बात करवाई, वो भी मुझे जानता था। उसने भी मुझे जवाब दिया और सच में आसपास आ रही वो आवाज़ें, ज़्यादातर वहाँ लड़कियाँ होती थी और वहाँ लड़कियों के बोलने की आवाज़ भी। सच में मेरा दोस्त उस गोलगप्पे वाली रेहड़ी के पास था, लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ है तो मैं कहाँ पर आ गया हूँ जहाँ इंसान मौजूद ही नहीं। ये कोई कहानी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर बार जब पन्ने पर मैं कलम रखा करता था मैं एक कहानी में पहुँच जाता था, एक किरदार को जीता था। मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। क्या मैं इस समय भी किसी किरदार में हूँ? वो सामने वाला मंदिर, मुझे मंदिर पर भरोसा था, वहाँ तो कोई ऐसी शक्ति आनी नहीं चाहिए। कहानी में भी किसी मंदिर में अगर कोई भूत घुसा तो उसका अंत हो जाता था। भागता हुआ मैं उस मंदिर के अंदर गया था। सामने ही एक छोटी सी टैब लगी हुई थी। मैं उस टैब के नीचे पहुंचा। जैसे ही सामने वो आईना देखा, ये मेरा चेहरा था। मैं पुनीत, ये तो मेरा किरदार है। मैं खुद का किरदार कहानी में जी रहा हूँ। ये कहानी जैसी नहीं लगती। कहानी में कभी भी वो किताब मेरे हाथ में नहीं होती। मैं अपने शहर में नहीं होता। मैं अपने शहर में भी होता तो इंसान तो होते, लेकिन ये कहानी जैसा नहीं है। एक पूरा दिन मैं घर में बिता चुका हूँ। अगर कोई घटना होनी होती तो हो जाती। इतना लंबा समय क्या कहानी में रह सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह चीज वैसी की वैसी थी, जैसे एक झटके में इंसान गायब हो गए हों। कहीं ये सच में तो नहीं हुआ? लेकिन फोन पर दोस्त से बात कर पा रहा था मैं। तभी मेरा दिमाग चलने लगा था, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भागा था घर की तरफ। मैं इतनी आसानी से घर कभी नहीं पहुंचा था। सड़कें खाली थी, कुछ भी नहीं था। सड़कें पार करने में भी मुझे समय नहीं लगा। मैं भागता हुआ घर पहुंचा था और अपने उसी कमरे में, उस कमरे के दरवाजे की चिटिकनी लगाने के बाद मैं सामने अपने उस कंप्यूटर पर यह सर्च करने लगा था, हुआ क्या है। यूट्यूब। सबसे पहले मैं यूट्यूब पर ही आता हूँ। वीडियोस मिल जाती हैं आसानी से। मैं देख सकता हूँ क्या हुआ है दुनिया में। कोई न्यूज़ चैनल। मैंने सबसे पहले अपना पसंदीदा वो न्यूज़ चैनल लगाया। साधारण खबरें, जैसा कि पॉलिटिक्स पर वो खबरें सुनाते ही हैं। वो लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, कभी एक पार्टी की कभी दूसरी पार्टी की। वहाँ वैसा ही चल रहा था। डिबेट चल रही थी। वो इंसान ही थे, भले ही वो जानवरों की तरह एक खास लीडर के लिए लड़ते हैं, लेकिन हैं तो वो इंसान ही। इस बार भी वो ऐसा ही कर रहे थे। इंसान तो मौजूद हैं धरती पर, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा, हर वेबसाइट पर जाकर देखने लगा। इंसानों के अंत की कहानियां भी पढ़ना चाहता था। क्या ऐसा होता है? मैं कहां पर हूं? क्या मैं उस किताब में हूं? अगर मैं उस किताब में होता तो कहानी तो बनती, या बाहर आता कुछ घटता तो सही। यहां तो कुछ नहीं घट रहा। हर चीज मेरे साथ बीत तो रही थी, लेकिन मैं अपने उसी कमरे में, हर चीज मेरी मौजूद थी। अब मैं अपने उस चैनल पर गया। मैं कमेंट्स पढ़ने लगा था। साधारण कमेंट्स जैसी पहले आया करती थी, अब भी वैसी आ रही थी। लेकिन कुछ समय से मैं कहानियां नहीं लेकर आया था, तो कमेंट्स की जा रही थी। क्यों? मैं क्या करता? कहानियां कैसे लेकर आता? मैं खुद जैसे एक कहानी में था। मैं कहानी तो बनाता, लेकिन मुझे डर था इंसान खत्म तो नहीं हो गए, या मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस तो नहीं गया। ये कोई शैतानी किताब तो नहीं जिसमें मेरा अंत यहीं पर होगा। मैं जानना चाहता था और इसके लिए मुझे शायद यहाँ से दूर निकलना पड़ता। इतनी कहानियाँ जीकर अब मुझे एक बात का एहसास हो गया था। हर राज को खोलने के लिए आपको दूरी तक जाना पड़ता है। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा उसे जो मेरे जवाब दे पाए। वो किताब तो जवाब देने वाली नहीं। अब मैंने सीधा एक पोस्ट डाल दी थी अपने चैनल्स पर, वो खास चैनल्स जो मेरे चेहरे से पहचान रखते थे, उन सब पर, कि मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं क्या बताता मेरे साथ क्या हुआ है?
कह सकता हूँ मैं बीमार ही तो हूँ। यहाँ एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे इंसान दिख नहीं रहे। मैं उन सवालों के भी जवाब नहीं दे सकता था जो उस पोस्ट के नीचे पूछे जा रहे थे। क्या हुआ मुझे? मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हुआ है। और इसके बाद 2 से 3 घंटे में ही ढेर सारी कमेंट्स, ढेर सारी ईमेल्स, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज, अलग अलग चैनल्स पर कई कमेंट्स। लेकिन मेरा सर चकराने लगा था। मुझे डर लगने लगा था मेरा अंत हो चला है, मैं यहीं पर फंस कर रह जाऊंगा एक अलग सी दुनिया में। जैसे इंसानों की दुनिया अलग चल रही है, मैं वहां पर तो मौजूद हूं लेकिन बाकियों को नजर नहीं आ रहा। मैंने ऐसी कहानियां भी जी हैं जिसमें मैं दूसरी दुनिया में फंस जाता हूं। वहां पर भूत प्रेत होते हैं, वो इंसानों जैसी दुनिया ही होती है, प्रतिबिंब होता है धरती का। क्या मैं वैसी दुनिया में फंसा हुआ हूँ? लेकिन कभी भी उस जगह पर ऐसा मोबाइल नहीं चलता, हर चीज़ सही नहीं चलती। यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मैं ईमेल्स पढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक एक ईमेल पर मेरा ध्यान पड़ा। मैं उस ईमेल को खोलना चाहता था। उस पर मेरे लिए खास मैसेज था। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और एक खास फोटो थी। उस फोटो में मेरी ये किताब किसी और ने अपने हाथ में पकड़े हुई थी। मैं हैरान और परेशान हो गया था। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था मैंने। और उसके बाद मैं उस पूरे मैसेज को पढ़ना चाहता था, मैं छोड़ नहीं सकता था। नीचे बताया गया, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब में कुछ समय के लिए सही से जाया जाता है, उसके बाद खतरा बढ़ जाता है। शायद तुम भी अब वहीं पर पहुंच गए हो। मैं इस किताब को पहले भी जी चुका हूं, अब तुम इस किताब में जी रहे हो और तुम एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए हो जो हमारी दुनिया जैसा है, लेकिन इंसानों का अंत हो चुका है। तुम्हें मुझसे मिलना होगा। बिना मुझसे मिले तुम्हें सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मैंने उससे सवाल किया, मिलना कहाँ है? कहीं ज्यादा दूर मत बुला लेना। मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता। ये नहीं है कि मैं वहां पहुंचने के काबिल नहीं हूं। बात यह है कि मुझे अगर किसी और देश में बुलाया गया, मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, मुझे ट्रेन चलानी नहीं आती, मैं ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता। मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं गाड़ी लेकर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और रास्ते में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो भी मैं नहीं जानता। मुझे एक एड्रेस दिया गया था दिल्ली का, मेरे लिए करीब था, 350 किलोमीटर ही तो है। चला जाऊँगा, मिलूँगा, मुझे सवालों के जवाब तो मिलेंगे। मैं घर से बाहर निकला था, मुझे आस थी मुझे कोई ना कोई इंसान तो मिलेगा। लेकिन सड़क पर चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल गया था। मेरी गाड़ी पहले ही दिन खराब हो चुकी थी। अपनी गाड़ी तो मैं चला नहीं सकता था। रास्ते में और गाड़ियां देखता गया, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसको मैं चला पाता। वो खुली ही नहीं थी और मुझे बंद पड़ी गाड़ियां चलानी नहीं आती। कोई चोर थोड़े ना हूं मैं बस सड़क पर चल रहा था। दिल्ली का रास्ता 350 किलोमीटर मुझे बहुत छोटे नजर आते थे। 6 से 7 घंटे में मैं अपने इस शहर से, नवा शहर से दिल्ली पहुंच जाया करता था। लेकिन अब ये सफ़र इतना लंबा लग रहा था, चलकर इतनी दूर कैसे जाऊंगा। मुझे सड़क पर उड़ते हुए परिंदे दिखे, कई कुत्ते जो 2 दिन से भूखे थे। वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं उन्हें कुछ खाने को दूंगा। मेरे पास खाने का ज़्यादा सामान नहीं था और सामने दुकानें खुली पड़ी थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं वहाँ से कोई सामान उठाऊंगा तो चोर कहलाया जाऊंगा। मैं अपने आप को इतना बदनाम होने देना नहीं चाहता था। भले ही आपको कोई देख ना रहा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी के नियम आपको खुद भी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन भगवान ने मेरे अंदर शायद थोड़ी सी दया बनाई थी, मैं उसी का इस्तेमाल करने लगा था। मैं उन कुत्तों को कुछ भी चुरा कर खिला नहीं सकता था, लेकिन उन्हें तो वहाँ तक ले जा सकता था जहाँ वो खुद खा पाते। मेरे घर के पास ही एक डेयरी है, डेयरी फार्म, और वहाँ तक मैं उन कुत्तों को ले गया। ढेर सारा मक्खन, पनीर, दूध वहाँ पर पड़ा था और उन्हें बुलाते बुलाते वहाँ तक पहुँचा गया। वो खुद ही खा सकते थे, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता था। जानवर और परिंदे मौजूद हैं, इंसान गायब है। मैं
अब आगे बढ़ना चाहता था। वहां पर मुझे चलती हुई वही बाइक मिली। इतने समय से ये बाइक स्टार्ट ही थी, इसीलिए उसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। शायद इसके मालिक ने इसे स्टार्ट किया और मैंने वो कलम उस किताब पर रख दी। तभी से ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। इंसान शायद अलग आयाम में है, वहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी। मैं उस बाइक को लेकर ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे ढूंढना था कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके सहारे मैं आगे बढ़ पाता। ढूंढते ढूंढते एक गाड़ी तक पहुंचा था मैं। अब उस गाड़ी में भी पेट्रोल कम था। इसी तरह मुझे शायद गाड़ियां बदलनी होंगी, तब मैं दिल्ली तक पहुंच पाऊंगा। मैं उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो गाड़ी आधी खराब ही थी, बार बार बंद हो जाती। मुझे बार बार धक्का लगाना पड़ता और वहां पर धीरे धीरे बादल घिरने शुरू हो गए। मैं बादलों को घिरता हुआ देख रहा था। मुझे पहले तो लगा साधारण बादल होंगे, बारिश होना शुरू हो जाएगी। यहाँ भीग भी गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं, गर्मियों का मौसम है। लेकिन उन बादलों में काले रंग के उड़ रहे वो पिशाच से दिखे थे मुझे। बादलों में उड़ते हुए उन पिशाचों को देख मैं गाड़ी के पीछे छिप गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। भले ही उस किताब में जब भी मैं जाता था मुझे मौत का डर नहीं होता था। ये मेरा असली शरीर है, अगर मैं मरा तो अंत हो जाएगा उन कहानियों का, मेरा भी। अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं उन गाड़ियों के पीछे छिपता हुआ जैसे आगे बढ़ना चाहता था। वो बादल जैसे धरती के बहुत नज़दीक था, वो पिशाच भी बहुत नज़दीक थे। हवा में उड़ रहे परिंदों को जैसे नोच रहे थे वो। और अगर मैं उन्हें नज़र आ जाता तो मेरे साथ भी तो वही होता। मैं गाड़ियों के पीछे से छिपता छिपता एक घर में घुस गया। भले ही मुझे उस घर में घुसना नहीं चाहिए था, मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली थी, लेकिन मौत का डर आपको किसी भी मकाम पर ले आता है। वो पिशाच अब परिंदों को नोच रहे थे, वो पिशाच अब जानवरों को नोच रहे थे। वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उस घर के अंदर एक रिवॉल्वर पड़ी थी, पास में गोलियां पड़ी थी। मुझे बंदूक तक चलानी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जीव तो हैं, परिंदे, जानवर और पिशाच। पिशाच मुझे मार सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं। मुझे अब वो गोलियाँ उस पिस्तौल में भरनी थी। जल्दी से मैंने भरी और हाथ में वो पिस्तौल पकड़ ली। पीछे वाली खिड़की के सहारे मैं अगले घर में जाना चाहता था। मैं उन कुत्तों को कैसे बचाता? वो 5 से 6 पिशाच थे। इस गोलियों का असर भी उन पर ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से दूर निकलना होगा। लेकिन मैं जैसे ही 2-3 घरों से आगे निकला, मुझे ज़मीन से बाहर निकलते हुए इंसान दिखने लगे। वो सड़क को फाड़ कर निकल रहे इंसान, वो ज़ॉम्बीज़ जैसे लग रहे थे। उनका शरीर आधा गल चुका था, आधा अभी ठीक था। यकीन कीजिए, कहानियों में मैं सब कुछ जीता हूँ, लेकिन अब जिंदगी ही मुश्किल हो चली थी। क्या हो रहा है ये? मैं बंदूक को लेकर अब वहाँ से भागना शुरू हो गया और वो ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे। अक्सर मेरी कहानियों में भागते हुए ज़ॉम्बीज़ आपने नहीं सुने होंगे। वो भाग सकते थे, वो बड़ी तेज़ी से भाग सकते थे। जितना तेज़ मैं था, लगभग उतने तेज़ वो बहुत चालाक भी थे। जब मैं किसी पेड़ पर चढ़कर वो दीवार को फांदता, वो देख लेते मैं कैसे चढ़ रहा हूँ, वो भी वैसा ही करते। मैं उनसे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था और वो पिशाच, वो भी मेरे पीछे पड़ गए थे। वो हवा में उड़ सकते थे, इसलिए उन बादलों में वो चले गए। बादल बहुत पीछे छूट चुके थे। मुझे लगा वो मेरे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ नज़ारा अजीब सा दिखा। बादल उल्टी दिशा में चलने लगे थे। बादल भी मेरा पीछा कर रहे थे। ज़ॉम्बी से ही मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी और अब पिशाच भी मेरा पीछा करने लगे। उन घरे पेड़ों के पास से मैं गुजर रहा था। हमारे शहर के ये पेड़ यहाँ रेलवे स्टेशन के पास लगे हुए हैं, काफ़ी घने हैं, और उनके बीच से निकल रहा था। मेरा ध्यान हवा में उड़ने वाली उन चुड़ैलों पर पड़ा जो पेड़ों से चिपकी हुई थी। उनके शरीर पर एक काले रंग का कपड़ा था। वो रबर का बना हुआ कपड़ा लग रहा था। वो कपड़ा एक तरफ से उन पेड़ों से बंधा हुआ था, बाकी उनके शरीर पर चढ़ा हुआ था। वो पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही थी, लेकिन हवा में उड़ रही थी। एक दूसरे पर तो हमला नहीं कर रहे थे। ज़मीन पर मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगी थी।
मैं घबराया हुआ सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? सच भी पता नहीं चल पा रहा है। मैं मरूंगा तो क्या मैं बाहर आ जाऊंगा कहानी से, या ये दुनिया असली है और आज मुझे असल में ये सब जीना होगा? वो चुड़ैलें काफी करीब से हमला करने की कोशिश करती और मैं जमीन पर लेट जाता। वो ज़ॉम्बीज़ जो मेरा पीछा कर रहे थे, वो चुड़ैलें उन पर हमला कर रही थी। उनके शरीर पर थोड़ा थोड़ा मांस था, ज्यादातर हड्डियां, और वो चुड़ैलें हड्डियों को उन शरीर से खींच कर ले जाती। मुझे डर था मेरे साथ भी अगर वैसा ही हुआ, मेरी एक टांग की हड्डी खींच ली तो मैं क्या करूंगा? मैं अब उस रेलवे स्टेशन के उल्टी तरफ भागने लगा था, ज़ॉम्बीज़ के करीब। मैं उन पिशाचों की तरफ बढ़ रहा था। मैं जमीन पर लेटता और वो ज़ॉम्बीज़ को पकड़ कर ले जाती। वहां पेड़ों की संख्या अब कम हो रही थी, वहां ज़ॉम्बीज़ भी बार बार ठीक हो रहे थे। जैसे उनकी एक टांग टूटती तो वो एक टांग से लंगड़ाते हुए भागने लगते, दोनों टांगें टूट जाती तो जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ने लगते। इस तरह के ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे थे और वो बादल भी मेरे करीब आ चला था। मैंने दिशा ही बदल दी। मैं अलग दिशा की तरफ बढ़ने लगा। रेलवे स्टेशन के पास मैं भागा भागा जा रहा था। अगर किसी और दिन यहाँ पर भागता तो लोग शायद मुझे पागल समझते, लेकिन खाली मैदान में भाग रहा था। भले ही कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मेरे भागने की रफ्तार बहुत तेज है। वहाँ कुत्तों से भी आगे निकल आया था। यकीन कीजिए, जब भी भागने पर कुत्ते पीछे पड़ते हैं तो एक पल के लिए मौत का एहसास होता है, लेकिन मैं इतनी बार मौत का एहसास कर चुका था कि कुत्तों से उस समय डर नहीं लगा। डर तो मुझे उन पिशाचों से था जो मेरे करीब आ रहे थे। मैं किसी की गाड़ी चुराना नहीं चाहता था, लेकिन तब मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और कहा, ये वो दुनिया नहीं है। यहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं, तो किसी की कोई चीज़ है भी नहीं। मैं ये गाड़ी चुरा सकता हूँ। अगर मैं ही मारा गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैंने ऊपर देखा, भगवान से माफ़ी मांगी और सामने खड़ी वो गाड़ी जिसमें चाबी लगी हुई थी, मैं उसके अंदर बैठ गया। अब उस गाड़ी को चलाकर मैं आगे ले जा सकता था। उसका पेट्रोल भी फुल था, दिल्ली तक पहुंच सकता था और वो एड्रेस, मुझे वहां तक जाना था। मोबाइल मेरी जेब में था, मैं उसे चला नहीं रहा था। हर तरफ से रेंज आ रही थी, मुझे मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, लेकिन ये मेरे दोस्तों के, परिवार वालों के और सबके फ़ोन आ रहे थे। मैं उस फ़ोन को उठा नहीं सकता था क्योंकि ये कुछ अलग हुआ है। इसके बाद मैं गाड़ी सीधा दिल्ली की तरफ चलाने लगा। 7 घंटे का सफ़र इससे भी ज़्यादा लंबा होने वाला था। ये रात का वक्त तो था, लेकिन आसमान में उड़ती हुई वो उड़न तश्तरियाँ दिखी थी जैसे एलियन ही आ गए हों। क्या यहाँ हो क्या रहा है? इंसान गायब है, भूत प्रेत, एलियन, ये सब नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों? मैं थोड़ा ही आगे पहुंचा था, तभी वहां पर भागता हुआ एक आदमी दिखा जो घर के अंदर छिपने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे एक लाश पड़ी हुई थी जिसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने उसे पहचान लिया, मनिंदर। मैं ये किरदार जी चुका था, मनिंदर। मैं ये कहानी बना चुका था। मैं भागता हुआ उसके पास गया। ये वो पहला इंसान था जो मुझे दिखा था। ये जिंदा था, बच रहा था उस लाश से। वो दरवाज़ा हम दोनों ने कंधे से तोड़ा था और दरवाजे को बंद कर दिया। गाड़ी बाहर स्टार्ट ही खड़ी थी। मनिंदर मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ। वो मुझसे सवाल कर रहा था, इंसान कहाँ है? यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं उसकी आंखों की तरफ, तुम इंसान हो, तुम कैसे बच गए? और उसका सवाल मुझसे भी यही था कि उसने मेरे सिवा किसी और इंसान को नहीं देखा था। मैं घबरा गया था। मेरे एक हाथ में किताब और कलम थी। मैं बार बार कलम को सफ़ेद पन्ने पर रखकर देख रहा था, क्या इस कहानी से मैं बाहर आ सकता हूँ या किसी और कहानी में जा सकता हूँ? कुछ भी हो नहीं पा रहा था। इसके बाद मेरे दिमाग में पता नहीं वो अंदाज़तन आइडिया कैसे आया। मुझे जो भी नज़र आ रहा है, किरदार नज़र आ रहा है। वो पिशाच, वो चुड़ैलें, वो ज़ॉम्बीज़, ये मेरी कहानियों के किरदार हैं। शायद वो असली हैं, जिस तरह से मनिंदर वो असली है। मुझे सिर्फ मेरे किरदार ही दिख सकते हैं। शायद मैं उस आयाम में हूँ जहाँ पर सिर्फ किरदार हैं, तो मैं हर एक
किरदार से तो मिल ही सकता हूं। मेरी आंखें चमकने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में मायूसी भी होने लगी। मैं अपने किरदारों को कैसे ढूंढूंगा? कुछ किरदार हैं जो शायद मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके पास तक नहीं जा सकता। कोई ऐसे जो मुझे अलग आयाम में ले जाएं, जो मुझे यहाँ से निकाल पाएं, जिनके पास इतनी जानकारी हो। मुझे पता है बहुत सारे किरदार असली हैं और बहुत सारे सिर्फ कहानियों के हिस्से, लेकिन असली वालों से तो मैं बात कर सकता हूँ ना। मनिंदर उस घर में रहना चाहता था, मेरे साथ आना नहीं चाहता था, और मैं खिड़की से बाहर निकला, गाड़ी चलाकर दिल्ली की तरफ जाने लगा। रास्ते में उस अंधेरे में मुझे कई लाशें, कई डायने, कई चुड़ैलें मिल रही थी। मैं क्या बताऊं, अब हर जगह पर अलग ही घटना। कहीं पर उस गाड़ी को रोकने के लिए जैसे मेरे परिवार वालों का रूप धारण कर छलावे खड़े हुए होते, लेकिन मैं गाड़ी रोकता नहीं। मुझे पता है सिर्फ किरदार ही नजर आएंगे, किरदार, और मैं गाड़ी तेज कर देता। अब छलावे टक्कर खाकर मर ही जाएंगे, इसलिए वो भाग निकलते। इस तरह डायनों से, चुड़ैलों से, भूतों से मुकाबला हो रहा था, और अचानक मेरी गाड़ी एक सुरंग में चली गई। दिल्ली से नवा शहर का रास्ता, एक भी सुरंग नहीं आती। ये सुरंग कहां से आ गई? सुरंग की दीवारों पर लाल रंग था, जैसे लाल पेंट किया गया हो। गाड़ी को मैं रिवर्स गियर में डालना नहीं चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। ये लाल रंग की दीवारें शोलों में बदलने लगी, वो पेंट पिघलने लगा था। गाड़ी मैंने रोक दी थी वहां पर। ये दीवारें पिघली थी और आग निकलने लगी थी। वो पूरी की पूरी टनल ही जैसे पिघल गई और मुझे आकाश नजर आया। वहां कई सूरज थे, जमीन में आग निकल रही थी, जमीन दहकता हुआ गोला बन चुकी थी, और सामने उस आग के समंदर से निकला हुआ 2 सींग वाला शैतान दिखा था। इस शैतान को मैं पहचानता हूं, मेरी जबान कांपने लगी थी। ये शैतान है नर्क का, और इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस बार मुझे लगा था मैं बचने वाला नहीं। उस गाड़ी में मैं बैठा था और गाड़ी के टायर पिघलना शुरू हो गए थे। गाड़ी के टायर पिघलते जा रहे थे और अब मुझे लगा कि मैं भी शायद इसी तरह पिघल कर मरूंगा। लेकिन मेरी उस गाड़ी की खिड़की किसी ने खोली थी। मेरे हाथ को पकड़कर उसने मुझे बाहर घसीट लिया। जमीन भी थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी, लेकिन वो एक ऐसी बाईसाइकिल पर था जिसे उसने घुमाकर मुझे उस बाईसाइकिल पर बिठा लिया। वो आगे से बाईसाइकिल चलाए जा रहा था और मुझे पिछली सीट पर बिठाया था। साइकिल के सहारे नर्क की उन सड़कों के ऊपर फिसलते हुए दोबारा उस टनल के अंदर जा घुसे थे हम। मुझे नहीं पता वो कौन था, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन मुझे खींचता हुआ वो उस टनल से बाहर ले आया। और वो शैतान का हाथ, उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां, उसकी एक उंगली मेरे पूरे शरीर के बराबर थी, वो बस मुझे छूने ही वाला था। उससे ही पहले मैं जैसे सड़क पर पहुंच गया। साइकिल के सहारे कोई नर्क से बाहर आता देखा है? मैंने देखा है खुद को और उस इंसान को। उसने हाथ से बाईसाइकिल को एक तरफ फेंक दिया और मेरी तरफ घूमा था। वो चेहरे को पहचाना था मैंने, वो विक्टर महाजन था, द डेड मैन। ये कहानी मैंने ही तो जी थी। मैं जानता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं जानता। मेरा हाथ पकड़कर वो घसीटता हुआ मुझे दूर ले जाने लगा। ये सड़क नहीं, इस सड़क से नहीं, तुम यहां से नर्क में पहुंच जाओगे, जल्दी से उस सड़क पर। मैंने कहा हम भाग क्यों रहे हैं, हम बाईसाइकिल के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर वो रुका और कहने लगा, दिल्ली तक इस बाईसाइकिल के सहारे चले जाओगे? तुम्हारी टांगें इतनी भी ताकतवर नहीं है। चुपचाप कहानियां लिखते हो, बस वैसा ही काम करो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं चुप हो गया। अपने किरदार से इस तरह से डांट खा रहा था मैं। वो असली था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और आगे एक ट्रक खड़ा था, टूटा फूटा सा ट्रक। शायद ये वाला ट्रक गदर फिल्म में सनी देओल चलाता था, वैसा पुराने ज़माने का ट्रक। और वहाँ मुझे बिठा दिया गया।
उस ट्रक के सहारे हम सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें आईं जिसका मुकाबला विक्टर महाजन किए जा रहा था। कभी तो मुझे ट्रक चलाने को कह देता, मुझे तो गियर तक नहीं आते। आपको पता है ट्रक में सिर्फ 5-6 गियर नहीं होते, 8-10 से भी ज़्यादा होते हैं और मैं गियर डाल ही नहीं पा रहा था। बार बार वो छत पर चढ़ जाता, कभी किसी चुड़ैल से लड़ता तो कभी डायन से। वहाँ भीड़ लगी पड़ी थी, जैसे सब मेरे ही दुश्मन थे। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? सिर्फ जो बिगाड़ा है कहानियों में बिगाड़ा है, और कहानियाँ असली हैं। मतलब मैंने सच में उनका बहुत कुछ बिगाड़ा है। दुश्मन भरे पड़े हैं इस दुनिया में मेरे, और मुझे बचाने के लिए विक्टर महाजन मेरे साथ था। मैं ट्रक को चलाए जा रहा था दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में क्या ये ट्रक चल पाएगा? कहीं ये इवन और ऑड में फंस तो नहीं जाएगा? बड़े मजाकिया अंदाज में मैंने ये कहा, लेकिन उस समय डरे हुए ये दिमाग में आइडिया आया था। ट्रक तो दिन के समय दिल्ली में नहीं चलते ना। हम दिन के वक्त दिल्ली में पहुंच आए थे उस टूटे हुए ट्रक को लेकर। दिल्ली शहर में मैं आपको बयां नहीं कर सकता, इतनी शांति कभी होती ही नहीं। जंग के दौरान भी कभी यहाँ पर इतनी शांति नहीं होती होगी। कई बिल्डिंगें टूट चुकी थी, कई जैसे भूकंप के कारण गिर चुकी हों, सड़कें टूटी हुई थी। लेकिन अगर इंसान खत्म हुए हैं तो ये सब कैसे हो गया? मुझे उसने कहा था, विक्टर महाजन ने, तुम्हें पता भी है 2 दिन में यहाँ क्या क्या हो रहा है, और अगर तुम 2 दिन और उस कमरे में घुसे रहते तो बाहर क्या हो जाता तुम जानते भी हो। तुम बस हर रोज कहानियों के लिए उस किताब में घुस जाते हो। पूरी दुनिया में क्या क्या हो सकता है तुम्हें जानना चाहिए। हर रोज एक कमरे में घुसे रहते हो। दुनिया बदल सकती है और तुम हमेशा अपनी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दोगे। दिल्ली शहर में भी बहुत ज़्यादा खतरा था। वहाँ बिल्डिंग के अंदर ऐसे बड़े बड़े काले रंग के पिशाच जैसे जीव चिपके हुए थे, जिनकी जड़ें निकल रही थी। वो ज़मीन से निकल रहे थे और अलग अलग कमरों में जैसे जाए जा रहे थे। एक ऐसा पेड़ जो जिंदा हो, जो इंसानों को खा सकता हो, लेकिन उसे इंसान मिल ना रहे हो, किस तरह से तड़प रहा होगा, वैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए शैतान तड़प रहे थे। दिन का वक्त हो चुका था, सफ़र लंबा तय किया था मैंने। इसके बाद वहाँ वो ट्रक रोकना पड़ा और विक्टर महाजन मेरे साथ चलकर आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में वो बड़ा सा हथियार था। ये तलवार जैसा था, लेकिन बेढंगी सी तलवार, अलग अलग रंग के जैसे उस पर रत्न से लगे हुए थे। धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जमीन से हाथ निकल रहे थे जिसे विक्टर महाजन काटे जा रहा था। मैं जानता था विक्टर महाजन द डेड मैन है, जिसकी मौत नहीं होगी, लेकिन वो निकलेगा तो अपने कब्रिस्तान से ना, यहाँ से तो मरकर चला जाएगा, अकेला छोड़कर। फिर मेरा क्या होगा? वहाँ विक्टर महाजन खुद पर हर वार ले रहा था। उसका शरीर जख्मी हो चुका था, लेकिन कमाल की बात है, इतनी चुड़ैलों को, इतनी डायनों को वो कैसे मार पा रहा था? उसके पास वो लंबी सी रस्सी थी जिसके सहारे उड़ते हुए पिशाचों को भी वो पकड़ पा रहा था। लेकिन मुझे उन गलियों से निकालता हुआ, उस गटर के अंदर से ले जाता हुआ खास जगह पर ले जाना चाहता था। कौन सी जगह? मैंने पूछा था और वो मुझे भगाता जा रहा था। जैसे ही एक खास जगह पर हम पहुंचे, वहां जैसे काले पिशाचों ने उसे पकड़ रखा था। विक्टर महाजन अब इससे आगे मुझे ले जा नहीं सकता था और मैं भागना शुरू हो गया। मुझे एक बार तरस आ रहा था। वो मुझे बचाने के लिए आया था और मैं उसे बचा नहीं सकता था। उसके शरीर के 2 फाड़ किए जा रहे थे और उसका शरीर राख में बदल रहा था। अब मैं अकेला था और मुझे सामने फेंसिंग मिली। ये कंटीली तारे नहीं थी, ये साधारण धागे थे जिसमें कुछ टांगा हुआ था। मैं भागा उस तरफ क्योंकि विक्टर ने इशारा किया था। वो राख बन रही उसकी उंगली इशारा कर रही थी मुझे इधर जाने के लिए, और रास्ते में वो ज़ॉम्बीज़ पकड़ने के लिए करीब आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उस धागे के पास पहुंचा, ये साधारण धागा था जिस पर लहसुन की छोटी छोटी पोरियां टांगी हुई थी। कौन कर सकता है ऐसी बेवकूफ़ी? कौन होगा यहाँ पर? मेरी सुरक्षा यहाँ पर कैसे होगी? लेकिन मैंने उस धागे को पार कर लिया। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दूर से आवाज आई, जग्गी, तेरा ये तरीका काम नहीं कर रहा है।
और सामने मेरे जो छोटा सा लड़का खड़ा था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया था, नाम से ही जान गया, जग्गी तांत्रिक। पूरे शरीर पर हर कोई खतरे का आभास पाकर क्या पहनना चाहेगा? बुलेट प्रूफ जैकेट या लोहे से बनी हुई बड़ी सी जैकेट? उसने धागे से बनी हुई जैकेट पहनी थी जिसके हर तरफ लहसुन टंगे हुए थे। मेरी हंसी निकल गई थी, लेकिन मुझे जान बचानी थी। उस लहसुन को छूते छूते कई ऐसे भयानक जीव रुक रहे थे, मर रहे थे, लेकिन पिशाच उसे पार कर सकते थे। वो लाशें उसे पार कर सकती थी। आसानी से धागे को तोड़कर वो आगे निकल आए। मैं भागता गया और वहां पर सम्राट और आर्यन पहले से हाथ देकर इशारा कर रहे थे उस इमारत के अंदर। मैं उस इमारत के अंदर भागा। जाने पहचाने लोग, इंसान जो जिंदा थे वो दिखे थे। वो बच्चे, छोटे जासूस मेरी मदद के लिए मौजूद थे और मैं भागा उस बिल्डिंग के अंदर। जैसे ही मैं उसकी बेसमेंट की तरफ गया, वहां दीवारें काली हो गई थी। दीवारों से शैतान बाहर आने को तैयार थे। समय हमारे पास बहुत कम था। जैसे ही मैं उस इमारत की बेसमेंट में पहुंचा, ढेर सारी किताबें, कागज फटे पड़े थे चारों तरफ। सामने मैं हैरान था उसे देखकर। लगभग मेरे जैसा दिखने वाला, हूबहू तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% मेरे जैसा दिखने वाला कुर्सी पर बैठा था। उसके बालों का डिजाइन, उसका वो सामने पड़ा हुआ चश्मा देखकर मैंने पहचान लिया, ये जगदीश था। और उसके पीछे खड़ा वो बूढ़ा हेनरी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने जगदीश को गले से लगा लिया। मैं उन कहानियों का पात्र बन चुका था। मैं जगदीश भी बन चुका था। लेकिन सच में क्या आपके सामने अगर जगदीश आएगा, आप गले से नहीं लगाएंगे? मैंने भी उसे गले से लगा लिया था। डर खत्म हो चुका था। मुझे यकीन था अब मेरे बचने के चांस बढ़ चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे किरदार मेरे साथ हैं। वो जिंदा इंसान जो कहीं पर जी रहे हैं, लेकिन मेरी गलती के कारण शायद यहाँ इस दुनिया में फंस गए हैं। मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ढेर सारी किताबें उन्होंने इन कुछ दिनों में खंगाल मारी थी। मैंने उनसे पूछा, 2 दिनों में आपने क्या क्या ढूंढा? उन्होंने कहा, 2 दिन, 15 दिनों से लगे हुए हैं हम। तुम्हें नहीं पता, तुम कुछ समय बिता रहे हो और बाहर दुनिया कितनी तेजी से बीत रही है। 15 दिनों से तुम किताब के अंदर हो। ये सफ़र बहुत लंबा निकला तुम्हारा। हमने ढूंढ लिया, लेकिन किताब के उन हिस्सों को हम जान नहीं पाए। तुम्हें पता है वो हाथ किसका था और वो मेल किसने भेजी थी? मैंने। हमारी इस दुकान की सबसे खतरनाक किताब हेनरी के पास बहुत समय पहले लगी थी। किसी खास शख्स के लिए ये किताब इंतज़ार कर रही थी और हमें एड्रेस और समय पहले ही दे दिया गया था। ये किताब हमने ही तुम्हें भेजी थी। तुम इसका क्या इस्तेमाल करोगे हम नहीं जानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा। वो कहानियाँ, तुम्हें कहानियों में जीना होगा और तुम जीते गए। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ कि इंसान अलग दुनिया में चले गए और हम सब अलग दुनिया में आ गए। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और हम जब भी फ़ोन लगा रहे हैं वो हमारी दुनिया, वहाँ पर हमारे शरीर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बीमार जो किसी से बात नहीं कर रहे और शायद वो मर भी सकते हैं। तुम्हारा भी शरीर तुम्हारे परिवार वालों के पास होगा और तुम बहुत बीमार होगे। अगर बचे तो जिंदा कहलाए जाओगे, अगर यहाँ पर मरे तो वहाँ भी तुम्हारे शरीर का अंत हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया था, वो तो ठीक है, आप दिल्ली कैसे आ सकते हैं? क्या आपको जहाज चलाना आता है? आप लंदन से दिल्ली कैसे पहुंच आए? और विक्टर महाजन तो मान भी सकता हूं, हमारे देश में ही था, गाड़ी चलाकर पहुंच गया, लेकिन आप कैसे? तभी पीछे से चलने की आवाज आई। ये एक लड़का था। चेहरा पहचान लिया मैंने और सारी कहानी भी जान गया। जॉनी शॉ, प्रेत महल का मालिक, जिसके पास ऐसे दरवाजे हैं जो हमें अलग अलग जगह ले जा सकते हैं। वो किसी भी देश में जा सकता है और यहाँ भी सबको इकट्ठा वही करके लाया है।
मैं सबसे जानना चाहता था इससे बाहर कैसे निकलना है, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। वो खुद मुझसे ज़्यादा किसी और का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया, कौन? नाम किसी को पता नहीं था। मैं याद करने लगा ऐसा कौन सा किरदार है जिसका नाम किसी को नहीं पता। हर किरदार का मैंने नाम बताया जो इस काबिल था कि इतनी बड़ी चीज़ को समझ पाता, उसे ठीक कर पाता। कौन है जिसका नाम तक नहीं है? वहाँ चलते हुए कदमों की आवाज़ ने ही आभास दिला दिया था। वो भारी आवाज़ मैं हूँ और मैं आ गया हूँ। डिटेक्टिव, बड़े बड़े केस सुलझाने वाले, जिनका नाम तक मैंने कभी किसी कहानी में बताया ही नहीं। शायद ये भी एक राज है। और डिटेक्टिव मेरे सामने आए थे एक बड़े से कागज़ को लेकर। उस कागज़ को उन्होंने मेरे ही सामने मेरे पास रखा और कहा, ये कागज़ सारे फसाद की जड़, ये कागज़। मैं उस कागज़ को पहचानता था, मेरी उस किताब का कागज़, लेकिन फटा हुआ। किसने इस किताब से कागज़ को फाड़ा? मैं उनसे ये सवाल कर रहा था और सबकी नज़र मुझ पर, और ख़ास तौर पर जग्गी मेरी गर्दन नोचने को मेरे करीब आ रहा था, लेकिन उसके हाथ जैसे उसके दोस्त रोके जा रहे थे। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा 2 साल का बेटा, तुम कभी इस किताब को संभाल कर रखते हो? तुम्हारा बेटा, उसे ये पता तक नहीं है ये साधारण किताब नहीं है, इनके पन्नों में दुनिया है, कहानी है, और उसने इस पन्ने को बड़ी आसानी से फाड़ दिया। कभी भी इस किताब को इस तरह अपने कमरे में रखकर नहीं जाना ताकि कोई इस तरह पन्ना फाड़ सके। ये किताब खास मकसद के लिए है और इसका एक पन्ना तुम्हारे लिए 15 दिन की सजा थी। वो फटा हुआ पन्ना अपने आप राख बन गया था, और इस किताब का पन्ना राख बनने के बाद भूतों की दुनिया में चला गया, और डिटेक्टिव खास तौर पर उस दुनिया से मेरे लिए वो पन्ना लेकर आए थे। किताब में हमने पन्ना रखा और वो किताब जुड़ने लगी। धुंधले होने लगे थे वो सब किरदार, हर कोई धुआं बनने लगा था और मेरा शरीर भी धुएं जैसा। मैं जान गया था किताब दोबारा जुड़ रही है, मैं भी यहाँ से गायब हो रहा हूँ, और शायद ये 15 दिन जो हमने यहाँ बिताए, हम वापस अपने ही घर पहुँच रहे हैं। पहली बार सब किरदारों से मैं मिल पाया था। वहाँ से धुएं की तरह गायब हुआ था मैं, और पहुँच गया था सीधा अस्पताल। बेड पर लेटा था मैं, बहुत बीमार, लेकिन अचानक डॉक्टर सामने से कहने लगे थे, आज ये काफ़ी ठीक से नज़र आ रहे हैं, आँखों में चमक ठीक सी हो गई है। उसी दिन शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, ना बुखार ना कुछ और। शरीर जो मेरा जकड़ चुका था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। 14 दिनों तक मैं जैसे मौत के करीब था, और 15वें दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ना मेरे परिवार वालों को इसके बारे में पता था, ना किसी और को इसके बारे में पता था मैं अचानक ठीक कैसे हो गया। और वहाँ पलंग पर पड़े पड़े जैसे मेरी जान निकली जा रही थी, और अचानक मैं ठीक हो गया। ये सवाल हर किसी के लिए सवाल रहा, जवाब सिर्फ मैं जानता था। उसके बाद मैं घर आ गया था और उस किताब को बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने। अब उस किताब को मेरे सिवा कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने अपने उस कमरे में एक ऐसी जगह पर रखा है जिसे कोई इंसान शायद ढूंढ ही ना पाए। सुरक्षा तो करनी ही है ना, अपनी ज़िंदगी की भी। और उसके बाद मैंने उन सब किरदारों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। ईमेल मेरे पास थी जगदीश की, लेकिन जगदीश का एक ही रिप्लाई आया था, तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें भविष्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए। तुम अभी भविष्य में क्या क्या करोगे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हमारी वो कहानियाँ, हमारी वो घटनाएं तुम्हें कहानियों के तौर पर जीनी ही होंगी। ये खास मकसद के लिए है। और ये आखिरी मेल थी, ये आखिरी बार मैंने जगदीश से बात की थी, और मैं जानता हूँ अब मुझे इन कहानियों में ही जवाब मिलेगा। मैं कांप रहा था दोबारा उस कलम को उस किताब पर रखने में।
मैं सोच रहा था कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और मैं हमेशा के लिए वहां फंस जाऊं जैसे इन 15 दिनों के लिए हुआ था। मैं डर रहा था, शायद ये इन कहानियों का अंत था। मैंने एक पल के लिए ये सोचा भी था, मैं इस काम से दूर निकल जाता हूँ। हर रोज एक कहानी, वो दर्द भरा सफ़र, वो डरावना सफ़र, वो मौत के करीब महसूस करना, मैं हर रोज़ वो जीता हूँ। लेकिन आंखें बंद करने के बाद जब मैंने खोला, शायद मेरे अंदर वो हिम्मत फिर से जाग गई और मैं एक नई कहानी लिखने के लिए उस कलम को उस किताब की तरफ बढ़ा रहा था। ये शायद आपके लिए था, ये शायद भविष्य के लिए था। मैंने तभी ठान लिया था, ये कहानियाँ कभी बंद नहीं होंगी, इनका अंत नहीं होगा। मैं जाता जाऊंगा उस मकसद की ओर और ये कहानियाँ हमेशा आती रहेंगी। मैं जीता रहूँगा। समय के साथ कुछ बदलाव होंगे, लेकिन आप भविष्य में जान ही जाएंगे। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं कहानी के बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। क्या आपको अब भी लग रहा है ये एक कहानी है? वो सब किरदार जो दुनिया में हैं लेकिन कहानी के तौर पर आपके सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सिर्फ किरदार हैं, या आप भी मेरी तरह उनसे मिलना चाहोगे?